अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुजम्मिल सुरवरदी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज पंजाब काबीना के इजलास की सदारत की वहां पर अगले इंतखाबात के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगले इंतखाबात मुनसिफाना शफाफ करवाने को बिल्कुल यकीनी बनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि अगले इंतखाबात मुनसिफाना भी होंगे, शफाफ भी होंगे और उन पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगा। मैं अंबर से पूछूंगा कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान कैसा लगा है, जोक लगा है या वाकई वो संजीदा ये बात कर रहे हैं। हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है और ख़ास तौर पर मौजूदा सरबराह यानी कि सिकंदर साहब के नीचे जो है, जब मैं मिसालें अगर दे सकती हूँ, डस्का का इलेक्शन जब हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ धांधली हुई थी उसकी तहकीकात भी हुई थी और उसको नल एंड वॉइड भी करार दिया था। ये एक मुश्किल फैसला होता है ख़ास तौर पर जब ताकतवर हुकूमत होती है। और पहले भी हमने देखा है, एक कहावत होती थी, कहा जाता था, हमेशा कहा जाता था कि जब हुकूमत होती है तो जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस होती हैं तो जो हुकूमत में होता है वही जीतेगा। तो हमने देखा कि चाहे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो ज़िमनी इंतखाबात में नून की बहुत जीत हुई थी पंजाब में। दूसरी तरफ हमने फिर केपी में JUIFA भी हमने उसकी भी जीत देखी। फिर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जब PDM की हुकूमत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जीत हुई, क्योंकि एक बार-बार जो ऐसी सियासी जमातें होती हैं वो हमेशा एक हम रिवायत बन गई है। शायद आमिर साहब इससे बोर भी हो जाए, सुन के मेरे भी कान पक गए हैं सुन के कि इंतखाबात में धांधली हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोशिश तो ज़रूर कर रहा है। दूसरी बात, ये पंजाब में ये जो मुलाकात है यकीनी बनाने की बात है, इससे ये अभी आपको ज़ाहिर है एक इशारा तो यही मिल रहा है ना कि इंतखाबात हो रहे हैं। तो ये बार-बार जो सवाल है जो सदर आरिफ अलवी साहब ने भी एक इंटरव्यू में भी उठाया था, बार-बार जो एक बाज़गश्त चलती रहती है और ख़ास तौर पे मैं कहूँगी ये मसला इस्लामाबाद में बहुत होता है जहाँ अफ़वाहें बहुत फैलती हैं कि इंतखाबात शायद ना हो। तो अब ये इंतज़ामात हो रहे हैं, ये बातचीत हो रही है, ये आगे बढ़ा जा रहा है मामला, और पंजाब से ये मामला बात हुई है। तो हमें कम से कम इससे कुछ तो थोड़ा बहुत एतबार होना चाहिए कि इंतखाबात होंगे। वक्त पे नहीं हो रहे, 90 दिन के अंदर नहीं हो रहे, लेकिन इस वक्त जो तारीख दी हुई है हल्का बंदियों के बाद और वो सारे अमल के बाद, कम से कम इलेक्शन कमीशन अपने एंड पे वो काम पूरा कर रहा है। क्या मैं इसको मजाक समझ रही हूँ? नहीं, मैं कहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ही मजाक नहीं है। हाँ, ये फिर ज़ाहिर है सवाल बनेगा, सियासी जमातें जो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से शायद अगर आप देखें तो आप इसको मुनसिफाना ना कहें। एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ ऐसी सियासी जमातें जिनको ज़्यादा मौका मिल रहा है, कुछ कम मिल रहा है कैंपेनिंग का, अब वो अलग बहस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो कोशिश की जा रही है। आमिर साहब, आप मुत्तफिक हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस बात से कि वो इलेक्शंस मुनसिफाना शफाफ करवाने जा रहे हैं और जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती? देखिए मुजम्मिल, मुझे लगता है कि जब इलेक्शन कमीशन ये बात करती है ना कि इंतखाबात जो हैं वो मुनसिफाना और शफाफ होंगे, तो उनके जहन में वो तस्वीर ज़रा मुख्तलिफ होती है। उनके जहन में ये होता है कि ये एक मुल्क अगर हालत जंग में हो ना, तो उस वक़्त जितनी मोबिलाइजेशन लोगों को ज़रूरत होती है, उसके बाद ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है किसी भी एक मुल्क के लिए, एक इंतज़ामी एक्सरसाइज। इलेक्शन कमीशन के जहन में ये होता है कि जी सारा इलेक्शन मटीरियल इलेक्शन से पहले बर वक्त तैयार है। उन्होंने कोई 80,000 पोलिंग स्टेशन सेटअप करने होते हैं, उनके अंदर कोई 2-2.5 लाख बूथ होते हैं, उनने कोई 2.5-3 लाख बंदा रिक्रूट करना होता है इस काम के लिए, जिसको प्रॉपर्ली ट्रेंड होना चाहिए इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। सो वो जब ये बात करती है तो उसके जहन में इलेक्शन का दिन यानी पोलिंग का दिन होता है कि उस दिन तमाम अमूर जो हैं वो खैरियत से सरअंजाम हों और वो ठीक तरह से तय पाएँ।
पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन की शफाफियत पे सवाल उठते हैं ना जी, वो एक तो इंतखाबात से पहले वाली जो माहौल बनाया जाता है और जो जो एक ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाते हैं उनकी वजह से बनते हैं, या नतीजे जिस वक्त आते हैं उस वक्त जो थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है उस वक्त हम देखते हैं कि इलेक्शन की शफाफियत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और इन दोनों चीज़ों के ऊपर इलेक्शन कमीशन का कोई बराह रास्त इख्तियार नहीं होता। सो अगर तो आप इसको इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की आपको यकीन दहानी करा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनका जो एक महदूद तरीका होता है इस सारी एक्सरसाइज को देखने का, मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं कि वो इलेक्शन जो है वो उनकी दिलचस्पी इसी काम में है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं। लेकिन जब आप उसको पाकिस्तान के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या हो रहा है, माहौल कैसा बनाया जा रहा है और नतीजा जो है उसका उसकी अनाउंसमेंट का तरीका क्या होगा, उसके अंदर डिले हो जाएंगे, लास्ट मिनट के ऊपर कोई जो तरसील का निज़ाम है नतीजों का उसके अंदर कोई गड़बड़ हो जाएगी जो कि बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं होते, तो फिर तो जाहिर है कि जी पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि आज तक हम देखते आए हैं। ये मैं 8 इलेक्शन देख चुका हूँ, अगला इलेक्शन मेरा 9वां इलेक्शन होगा। मैंने तो उस तरह की शफाफियत या उस तरह की सफाई जो कि थ्योरेटिकली एक इलेक्शन के अंदर होनी चाहिए वो आज तक नहीं देखी है, और मेरे पास कोई वजह नहीं है ये मानने के लिए कि अगले इलेक्शन में हमें ये सब कुछ नजर आ जाएगा। जी मुज़म्मिल। असल में आमिर साहब हैं बहुत आइडियलिस्टिक आदमी ना, और वो हर वक्त आइडियल्स की तलाश में रहते हैं, और मैं कंपैरेटिव एनालिसिस और करंट सिचुएशन का आदमी हूँ। मैं आज के दिन जिंदा रहने में यकीन रखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने जितने भी इंतखाब कराए हैं उनमें कोई नतीजा लेट नहीं हुआ, वो नतीजे सारे बर वक्त आए हैं। उन इंतखाबात की शफाफियत पर भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है कि जी ये गलत हुए हैं, चाहे वो ज़िमनी कराए हैं, चाहे बल्दियाती कराए हैं, जो भी कराए हैं। पीटीआई जीती है, पीपल्स पार्टी जीती है, कोई हारा है, कोई जीता है। हम 99% उन इंतखाबात के नताइज तस्लीम किए गए हैं। तो अब तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड उनका ये है कि अगर वो इंतखाब कराते हैं तो उसके नताइज भी तस्लीम किए जाते हैं और नतीजे भी बर वक्त आते हैं। और अब अगर ये जो आप बात करते हैं कि जी पहले का माहौल बाद का माहौल, ये तो कोई धांधली की मैं समझता हूँ नहीं है। अगर किसी एक सियासी पार्टी की किसी सियासी गलती से किसी दूसरी सियासी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड के तनाजुर में आप कहें कि वो ये फ़ायदा ना हासिल करें इंतखाबात में। किसी का उम्मीदवार कमज़ोर है, किसी का उम्मीदवार मर गया है, किसी का उम्मीदवार भाग गया है, उसका फ़ायदा दूसरी सियासी जमात को हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो धांधली हो रही है, ये तो माहौल बनाया जा रहा है, ये तो बड़ी ज़्यादती हो रही है। क्या करें भाई, उनके भागे हुए लोगों को वापस ला के बिठा दें गोद में, उनको खड़ा कर दें किसी तरह। क्या किया जाए कि आपकी तसल्ली हो जाए कि इलेक्शन जो है फेयर हो रहा है। एक सियासी जमात ने हमाकतें की हैं। आज देखें ना, आपने शेख रशीद का बयान सुना है, वो उनके फ्रंट प्लेयर थे, ओपनिंग बैट्समैन थे गालिम गलूच ब्रिगेड के, तो वो आज उन्हीं को पड़ गए। अब इसका फ़ायदा अगर दूसरी सियासी जमातों को होगा तो आप कहेंगे बड़ी धांधली हो रही है और बड़ी ज़्यादती हो रही है। आमिर साहब कहेंगे ये तो माहौल बनाया जा रहा है शेख रशीद के बयानात से दूसरी सियासी जमात के जीतने का। तो मुझे ये कोई फेयर आपका तजिया नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो फ़ायदे दूसरी सियासी जमात को किसी की गलती से हो उसे धांधली या माहौल बनाना कहना चाहिए। ये फेयर कॉन्टेस्ट है, किसी मैच में किसी टीम को कोई एडवांटेज है, मिल जाता है फेयरली, तो उसको वो लेना चाहिए। क्यों आमिर साहब? मुज़म्मिल, मुझे आपकी बात से 100% इत्तेफाक है, लेकिन फिर ये बाकायदगी से कंसिस्टेंटली ये बात करनी चाहिए ना। ये नहीं करना चाहिए कि 2018 से पहले जो माहौल बनाया गया था उसको हम कहें कि नहीं जी देखें ये तो धांधली के ज़ुमरे में आता है, या 2013 के या 2008 या 2002 आप किसी इलेक्शन को उठा लें, फिर आप हर इलेक्शन के बारे में यही कहें कि हाँ जी एक सियासी जमात ने गलती की। 1990 में बेनज़ीर भुट्टो ने क्यों मौका दिया गुलाम इसाक खान को कि उनकी हुकूमत को एक ऐसा माहौल, इसके बाद वो 1990 का इलेक्शन हार जाएं। क्यों 1993 में लड़ाई ली मियां नवाज शरीफ ने गुलाम इसाक खान के साथ
जो 1 साल तक चली, और फिर जब इलेक्शन हुआ तो उससे पहले ये सबको समझ आ गई कि अब नवाज शरीफ को इतने झगड़े के बाद वापस आने वाला कोई नहीं है। और इस तरह की मिसालें आपको हर इलेक्शन में मिलती हैं। तो अगर आप उन बाकी सारे जो दलील अभी आपने दी है, इसकी बुनियाद के ऊपर अगर बाकी सारे इंतखाबात को भी आप बिल्कुल साफ और शफाफ कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल हम एक और साफ सुथरे और शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहले होने वाले इंतखाबात पर एतराज़ात उठाने हैं और इन्हीं वजूहात की वजह से एतराज़ात उठाने हैं, तो मेरा ख्याल है इस वक्त अगर आप एतराज़ ना भी उठाना चाहें तो कम से कम उनकी निशानदेही तो ज़रूर करनी चाहिए। बस मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जी, असल में अंबर बात करने, मेरे पास इसका अच्छा जवाब मौजूद है, लेकिन अंबर क्या फिर मौका नहीं मिलेगा अंबर को मेरी आपकी लड़ाई में। अच्छा चले, नहीं मैंने कहा अगर आपने लड़ाई करने का दिल चाह रहे हैं आमिर साहब से तो आप बिल्कुल बेशक भरपूर अंदाज में करें। देखिए मैं तो कहूंगी कि मुजम्मिल आप थोड़ा सा विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि सियासी गलती हो जाती है। क्या सियासी गलती जो है इतना बड़ा जुर्म होता है? हर कोई नहीं करता, हर कोई लड़ाई नहीं मोलता अपने अपने तरीके से, वो भी सियासी लड़ाई होती है ना। तो फिर सजा क्यों इतनी बड़ी दी जाती है, और वो भी एक कोई मखसूस सियासी जमात को? सवाल तो यही पैदा होता है। और आप ये भी कह सकते हैं, और बिल्कुल दुरुस्त सही है, कि जब केसेस होते हैं, चाहे केसेस जो हैं वो करप्शन के केसेस हों या इस वक्त मौजूदा हम देख रहे हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी के केसेस हैं, तो ये केसेस अगर चल रहे हैं और तेजी से चल रहे हैं, कि क्यों ऐसा वक्त होता है कि वो तेजी से तब चल रहे होते हैं जब वो सियासी जमात जो गलती कर बैठी है उसके हवाले से किए जाते हैं। तो बस यही है, मतलब विक्टिम ब्लेमिंग हमें क्या करनी चाहिए? क्या हम समझते हैं कि तमाम फरीकैन को मौका देना चाहिए? आई थिंक एक उसूल पे तो बात दुरुस्त है। देखिए मैं देखिए 2018 के इंतखाबात में ज़्यादा बड़ा मसला माहौल नहीं था कि आपने, ज़्यादा बड़ा मसला आरटीएस का बैठना था। जो सब के बावजूद आरटीएस बैठ गया और 2-2 दिन तक नताइज नहीं आए, जो इलेक्शन कमीशन की कोताही और नाअहली थी, जिसकी वजह से इंतखाबात की शफाफियत पर आवाज़ उठाई। मैंने कहा मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने जितने भी ज़िमनी इंतखाबात कराए हैं, चाहे वो पीटीआई ने जीते हैं चाहे किसी और ने जीते हैं, उनके नताइज रात 9 बजे तक हमारे पास मौजूद होते हैं और वो नताइज बर वक्त आ रहे हैं। और इसलिए जब आपको पोलिंग स्टेशन से आपका रिज़ल्ट मिल जाता है, आप उसको टैबुलेट कर लेते हैं और किसी हद तक वो रिज़ल्ट बर वक्त पूरा मीडिया पर भी नशर हो जाता है, तो उसको शफाफ कहा जाता है, क्योंकि पोलिंग शफाफ हो गई, रिज़ल्ट की टैबुलेशन शफाफ हो गई। अब अगर 2018 में आप ये कहते हैं कि रिज़ल्ट की टैबुलेशन शफाफ थी, तो मैं आपकी दलील मान लेता हूँ कि बिल्कुल आरटीएस नहीं बैठा था, रात बर वक्त नताइज आ गए थे। शहरों के नताइज 2-2 दिन लेट थे, और रुझान और जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ के नताइज पहले आ गए थे। तो फिर तो मैं आपकी दलील को ज़रूर मान लूँ आमिर साहब, लेकिन 2018 का कंपैरिजन आप मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ज़िमनी इंतखाबात से भी नहीं कर सकते। उस वक्त वाकई नताइज में धांधली हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गलत कंपैरिजन कर रहे थे। वो धांधली नताइज को रोक के बदलने की धांधली थी। हाँ, ये कंपैरिजन आप कर रहे हैं मुजम्मिल। आपने कहा ना 18 के को जायज करार देते हैं, तो मैंने कहा आपका कंपैरिजन ठीक नहीं है। इंतखाबात की बात, मैं सिर्फ 2018 के इंतखाबात की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुजम्मिल मसला हमारा ये है कि सिर्फ 2 इंतखाबात तो नहीं हुए ना इस मुल्क के अंदर, एक 2018 में और एक अब जो होने वाला है। ये तो मेरे करियर का भी नवा इंतखाब है। इससे पहले 8 इंतखाबात हो चुके हैं। मैं तो तमाम की बात कर रहा हूँ ना। आप सिर्फ 2018 का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? बिल्कुल उसके अंदर शफाफियत नहीं थी जिस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे। उससे पहले का माहौल जो है वो भी खराब किया गया था एक पार्टी के खिलाफ। लेकिन आप उससे भी पीछे चले जाए ना, आप हर इलेक्शन को उठा लें। 90 की दहाई में 4 इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। कौन से इलेक्शन में ये सारा काम नहीं हुआ? पोलिंग तो हर इलेक्शन के अंदर शफाफ हुई, नतीजे भी उनके वक्त आए, लेकिन क्या वो फेयर इलेक्शंस थे? क्या आप उसको फेयर इलेक्शंस कह सकते हैं? एक इलेक्शंस का आप सिर्फ ये ना समझें कि एक 2018 में हुआ था और एक जो है वो अब हो रहा है। यहाँ पर बहुत इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में, और हर दफा हमें इसी तरह की सूरत हाल नजर आती है जो हमें इस दफा नजर आ रही है। मैं अगर एक बात नहीं, फिर भी मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं 2013 देख लेता हूँ। आपने एक सियासी जमात ने धरना दिया, उस पर जुडिशल कमीशन बना, पूरी इंक्वायरी हुई, इलेक्शन शफाफ करार दिया गया।
पूरी उस 129 दिन के धरने के बाद आपने एक जुडिशल कमीशन बनाया, उसने पूरी इंक्वायरी की, उसने कहा इलेक्शन शफाफ था, उसकी शफाफियत पर कोई किसी को एतराज़ नहीं था, सबने माना उस इलेक्शन को। ऐसी कौन सी बात है? तो मैं नहीं समझता कि अब आप 90 फिर 70 71 फिर 63 फिर 64, मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ। मैं तो करंट, मैंने कहा ना मैं आज में रहने वाला आदमी हूँ, मैं तो बिल्कुल आज से जिंदगी शुरू करने वाला ताज़ा माजी की बात करना चाहता हूँ। आप अपनी मर्जी सीख लिया हमने तारीख से, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कर लिया, आगे कर लिया, अब तो 18 और 23 का कंपैरिजन होगा। नहीं, आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हैं जी। आप तज्जिया कर रहे हैं तो आपको पूरी तारीख को सामने रखना पड़ेगा। आपको 2002 के इंतखाबात की भी बात करनी पड़ेगी। करंट सिचुएशन का ही तज्जिया करेंगे ना, हिस्टोरियन तो नहीं है कि माजी लिखना शुरू कर देंगे। करंट अफेयर्स का शो है, हाल का तज्जिया करना है और उसका दूसरे इलेक्शन से मुकाबला कर दे ना भाई, ये कोई बात नहीं है। सारा कुछ नहीं, करंट अफेयर्स का शो है, करंट सिचुएशन की बात करनी है, करंट 2 इलेक्शन का मुआवजा कर लें। अंबर से फैसला करा लेते हैं। जो अंबर लास्ट 1 मिनट तो मैं एक बात करना चाह रही हूँ जी अंबर। मुजम्मिल, असल में आप दो मुख्तलिफ चीजों को इस वक्त कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक पहलू को लेकर आपका आर्ग्यूमेंट, आपकी दलील क्या है कि मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है उसने रिजल्ट जो बहुत जल्दी से उसके रिजल्ट सामने आए, जिसका मतलब ये है कि बहुत शफाफ है और धांधली नहीं हुई। अब रिजल्ट मैनेजमेंट का जो इशू है वो आप देख लें 2018 में था, और उस वक्त के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और मैं ये नहीं कह रही, मैं यकीन कर रही हूँ, उनका मौक़िफ़ बयान कर रही हूँ। उनका मौक़िफ़ क्या था कि तकनीकी बुनियादों पर रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो RTS बैठ गया था वो उसकी वजह से हुआ था, किसी ने बिठाया नहीं था, और उसके बाद भी किसी ने उसके सबूत तो सामने कोई नहीं लाया। हम मफरूज़ों पे ही ये हम कहते रहते। जो हम पूरा 2018 का, अगर हम आज की बात करें ना, आप जैसे कह रहे हैं कि हम 90 की दिहाई में नहीं जा रहे, तो अगर 2018 की भी बात करें, जिस बुनियाद पर धांधली के इल्ज़ाम लगते हैं वो माहौल की बुनियाद पर है। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे गिरी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान पहुंचा था। सेनेट के इलेक्शन से पहले इंडिपेंडेंट वो सेनेटर्स बने थे, नवाज शरीफ को फैसला करने का भी हक नहीं उनसे छीन लिया गया था। फिर उसके बाद बहुत सारे जो जनूबी पंजाब के लोग थे वो टूट टूट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या तो इंतखाबात से पहले शामिल हुए या बाद में जहांगीर तरीन के जहाज में शामिल हुए। तो ये होता है माहौल जिसकी बात कर रहे हैं आप। रिजल्ट मैनेजमेंट की बुनियाद पर सिर्फ नहीं कह सकते कि धांधली नहीं हुई। धांधली या मैनिपुलेशन जो होती है उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है ना। ठीक है, मैं मतलब मुझे ब्रेक लेनी है, वरना अगर कोई टीम अच्छे प्लेयर्स अपने साथ शामिल कर लेती है किसी मैच से पहले तो आप उसको धांधली नहीं कह सकते हैं। वो उस टीम की स्मार्टनेस भी हो सकती है कि उसके सेलेक्टर्स अच्छे प्लेयर्स अपनी टीम में ले आए हैं। लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले मौजू की तरफ चलेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद खबर और तजिया में नाज़रीन। और आज हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नायब तरमीम पर फैसला, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का तफसीली फैसला का जो इख्तलाफी नोट है उसकी तफसील आज हमने सामने आई है। बड़ी अहम बातें उसके अंदर की गई हैं और उसका जो बुनियाद उन्होंने अपनी इख्तलाफ की उनके साथ रखी है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, उन्होंने कहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट किसी कानून का, जब भी कोई कानून साजी होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका उस वक्त अहाता कर सकती है जब वो बुनियादी हुकूक के साथ किसी न किसी तरह से मुतसादिम हो। सिर्फ कानून साजों की नीयत की बुनियाद के ऊपर आप कानून को परख कर और ख़ास तौर पर अगर आप उसे रद्द करते हैं तो आप उसे रद्द नहीं कर सकते। एक दफ़ा फिर बात पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की हुई है, बात पार्लियामेंट की कानून साजी की अहलियत की हुई है और उनके दायरा कार और उनके इख्तियार की हुई है। इसके साथ साथ मंसूर अली शाह ने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जो जजेस और जर्नैल
जिनको हम नैब के या किसी भी एहतसाबी कानून से बालातर नहीं है कि उनका एहतसाब नहीं हो सकता। मुल्क के अंदर और भी एहतसाब के ऐसे कवानीन हैं जिनके तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी हो सकती है, तफ्तीश भी हो सकती है। तो इसी पर हम इस वक्त बात करना चाह रहे हैं और मुजम्मिल से मैं ये जानना चाहूँगा कि मुजम्मिल, क्या राय है आपकी इस इख्तलाफी नोट पर? इसमें कोई हैरानकुन बात तो नहीं है, क्योंकि जैसे मंसूर अली शाह के बारे में हम जानते हैं कि वो पार्लियामेंट का जो कानून साजी का इख्तियार है उसके ऊपर उनकी राय बड़ी वाज़ेह है कि ये इख्तियार आप हीले बहानों से पार्लियामेंट से छीन नहीं सकते। जी मुसब्बिल, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, अगर आइन के दायरे कार में कानून बनाया गया है, अच्छा है या बुरा है, वो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। अदलिया को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को जांचे कि ये ठीक है या गलत है। वो जांचने का इख्तियार भी पार्लियामेंट के पास है। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा जो बात है वो तो जजेस और जर्नैलों वाली है जो मंसूर अली शाह साहब ने की है। और मेरा ख्याल है कि क्या मज़ाहिर अली नकवी साहब का केस सुप्रीम कोर्ट आज खुद नैब को भेज देगी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मंसूर अली शाह के इख्तलाफी नोट के बाद कि आप इस पर इंक्वायरी कर लें? मतलब फिर इब्तिदा तो सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए ना अपने से। अगर वो ये सवाल उठाते हैं कि नैब के परव्यू में जजेस और जर्नैलों को देना चाहिए, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मज़ाहिर अली नकवी साहब का केस जो है वो नैब को भेज दे फॉर इंक्वायरी, ताकि वो बड़ा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर सियासतदानों के असासों की इंक्वायरी हो सकती है नैब में, तो फिर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के असासों की इंक्वायरी भी नैब से हो सकती है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मंसूर अली शाह साहब के नोट के तनाजुर में ये बादज़ा इंक्वायरी जो है वो मज़ाहिर अली ने प्रोसिक्यूट करने के लिए नैब को भेज देनी चाहिए कि आप रेफरेंस भी फ़ाइल कर लें, और मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में रेफरेंस फ़ाइल हो जाना चाहिए, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वरना तो मुक़द्दस गायें हैं जजेस और जर्नैल दोनों ही। और तौहीन अदालत से बचते बचाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदलिया कहती है कि हमारे अपने अंदर एहतसाब का अमल है, और फ़ौज कहती है हमारे अपने अंदर है, हम बाकी किसी अमल को नहीं मानते। फिर सियासतदानों को भी ये कहने का हक़ है कि हमारा भी अपना एहतसाब का अमल होगा, पार्लिमानी कमीशन होगा, वो हमारा एहतसाब कर लिया करेगा। फिर तो सब अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएंगे। एहतसाब का अमल यकसां होना चाहिए, सब के लिए बराबर होना चाहिए, और तराजू का पलड़े बराबर होने चाहिए एहतसाब के। राइट मुजम्मिल, ये इख्तलाफी नोट था, यानी कि वो फैसला जो हुआ वो फैसला तो अपनी जगह पर भी है। जब तक उसका कोई बड़ा रिव्यू नहीं होता या उसको किसी और तरीके से तब्दील नहीं किया जाता, ये एक इख्तलाफी नोट था। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जारी, ख़ास तौर पर जब नई कमान ने सुप्रीम कोर्ट की कमान संभाली है, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जब से चीफ जस्टिस बने हैं, तो एक बहुत भरपूर किस्म की, बहुत सारे मामलों के ऊपर एक बहुत भरपूर किस्म की बहस शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी देखी, और आज ये इख्तलाफी नोट और उसकी तफसील जो है वो सामने आई है। क्या ख्याल है आपका कि ये बहस जो है ये कितनी सेहतमंद है सुप्रीम कोर्ट के लिए? और जाहिर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की सेहत पर कोई चीज़ असरअंदाज होती है तो किसी न किसी तरह से पूरे मुल्क पर उसका असर आता है, और इसका किस किस्म का नतीजा की हम तवक्को रख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पीछे एक हम ख्याल बेंच के पास यरखमाल रहा है, लिहाजा उसके अंदर डाइवर्स ओपिनियन हमारे सामने आ ही नहीं सका जजेस का। सीनियर जजेस को तो केसेस मार्क ही नहीं हुए हैं एक साल, उन्हें तो OST करके घर बैठाए रखा गया है, और एक मखसूस बेंच ने सारे मुकदमे सुने हैं, और उनकी राय और उनकी सोच हमें अजबर याद हो गई है। केस लगने से पहले हमें पता होता था क्या फ़ैसला हो जाना है। ये अब डाइवर्स ओपिनियन तो अब आना शुरू होगा जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जब जजेस एक दूसरे से मुकालमा कर रहे थे तो हमारे सामने आया है। अब ये नैब तरमीम पे जो अपील आई है उसके ऊपर जब एक दूसरा बेंच सुनेगा तो अल्टरनेट व्यू हमें समझ लगेगा कि अगर हम ख्याल बेंच ने जो फ़ैसला किया है उसके मुकाबले में जब सीनियर जजेस के पास वो मुकदमा आएगा और वो अपील में उसे सुनेंगे तो क्या वो मंसूर अली शाह से मुत्तफ़िक हैं या उमर अता बंदयाल से मुत्तफ़िक हैं? वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी के साथ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में तो पार्लियामेंट की सुपरमेसी के साथ गए हैं।
जो हम ख्याल बेंच है उसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में भी पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम नहीं किया और डिसेंट नोट दिए हैं वहाँ पे। जो दूसरी तरफ सीनियर जजेस हैं, जो अक्सरियत है सुप्रीम कोर्ट की, उसने पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम किया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में। लिहाजा मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये नैब तरमीम का जो आपका अपील है कि इसमें क्या पार्लियामेंट की सुपरमेसी को तस्लीम किया जाता है या नहीं किया जाता। राइट अंबर, ये सवाल मेरा आपसे भी यही सवाल है कि ये जो बहस छिड़ी है काजी जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद, जिसकी कुछ हमने झलक दी है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में देखी है, ये बहस कितनी हेल्थी है सुप्रीम कोर्ट के लिए और इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, ये किस किस्म की नतीजे की तवक्को रख सकते हैं? ज़ाहिर है सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर इख्तिलाफी नोट इसलिए भी अहम होता है क्योंकि एक लीगल आर्ग्यूमेंट होता है। शायद वर्डिक्ट तो वो ना हो जो उस इख्तिलाफी नोट में मौजूद हो, लेकिन वो एक लीगल आर्ग्यूमेंट है। अब क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की वजह से जो फैसला आया था नैब कवानीन के हवाले से, उसको ज़ाहिर है चैलेंज भी किया जा सकता है। मेरे ख्याल में मैं यही चेक करी थी, अब एक तस्दीक कर सकते हैं। ये प्ली जो है वो भी अभी सुनने वाला है। तो ये इख्तिलाफी नोट उस फैसले के हिसाब से इतना अहम नहीं है जितना अब आने वाले दिनों में होगा, और मेरे ख्याल में कि ये इसकी अहमियत ज़्यादा है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा था बेंच के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और भी ज़्यादा मौका मिलेगा तमाम सीनियर जजेस को और जजेस को इस किस्म के बेंचेस में उनके अहम फैसले सामने आएंगे, तो एक जो रिजेंटमेंट होती है वो भी कम हो जाती है ज़ाहिर है। दूसरा एक खूबसूरती भी तो है ना, जमहूरियत की भी खूबसूरती है कि कवानीन पे मुख्तलिफ कानूनी नुकात पर मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो आपको सामने नज़र आते हैं, और ये एक हेल्दी डिबेट है। मेरे ख्याल में एक और मैं बहुत अहम इस केस के हवाले से बात करना चाहती हूँ। मुझे अभी तक याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जब सेनेटर थे फरहतुल्लाह बाबर साहब, तो उन्होंने सेनेट में नैब कवानीन में तरमीम पेश की थी, और उन तरमीम में उन्होंने यही बात की थी कि जजेस और जर्नैल जो हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए नैब कवानीन के तहत। और उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही इन तरमीम के खिलाफ उनको स्टेप बैक करना पड़ा था, यानी कि वापस लेना पड़ा था ये जो उन्होंने पेशकश की थी। तो मैं समझती हूँ कि ये डरते कानूनदान भी हैं ये आगे बढ़ने से। तो एक आपको जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनकी ज़ाहिर है एक उनकी इज्जत भी है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे है, इनके आर्ग्यूमेंट्स लेकर जो कानून बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, उनको भी एक मेरे ख्याल में कि एक मौका मिल सकता है। दूसरा जब अपील होगी तब भी मौका मिल सकता है। और आर्ग्यूमेंट तो यही है कि अगर हम एहतसाब की बात करें, जैसे मुजम्मिल की बात हो रही थी, और मुजम्मिल से इत्तेफाक करने का कभी कभी मौका मिल जाता है, मैं इत्तेफाक करती हूँ जो बात कर रहे हैं करना चाहिए, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन एक और भी आपको एक नुक्ता इसमें ये है कि देखिए, जब सिर्फ ये नहीं कि खुद एहतसाबी जो है वो इसलिए भी बुरी होती है क्योंकि सज़ा क्या होती है, किस अमल के तहत होता है, वगैरह वगैरह, इसलिए भी होती है कि आप देख लें ये तमाम जो लोग हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर उनका क्या बनता है, कोई सज़ा उनके लिए होती है जब वो सर्विस में नहीं होते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर लें, क्या वो केसेस कहाँ तक जाते हैं, एक ये भी सवाल है। फिर दूसरा मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल है कि जाहिर है ये भी हमारे टैक्स की वजह से उनको तनख्वाह मिलती है, तो अगर कुछ बदउनवानी होती है या कुछ सवालात या तहकीकात होनी चाहिए तो खुलकर हमारे सामने जो पब्लिक है, जो आवाम है, जो उनकी तनख्वाह की हमारा टैक्स उनकी तनख्वाह पे जाता है, तो हमें भी देखने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी इस इंफॉर्मेशन का हक है। राइट अंबर, मुजम्मिल, अंबर की जो बातें हैं उनमें मैं चाहूँगा दो चीज़ों को आप ज़रा समाप्त करें कि आने वाले इंतखाबात की शफाफियत पर तो बहस मेरा ख्याल है जारी रहेगी जब तक कि वो इंतखाबात हो नहीं जाते, लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों में शफाफियत आ रही है। और दूसरी चीज़ ये कि अंबर ने जिक्र किया कि कानूनदान जो हमारे जो कानून साज हैं वो खुद भी घबराते हैं, खुद भी डरते हैं जजों और जर्नैलों के बारे में कोई ऐसी बात करने से जो उनके ख्याल में शायद उन्हें नागवार गुजरे। तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा आज के इख्तिलाफी नोट के बाद? वो डर खौफ की फजा थोड़ी सी कम होगी?
अगर एक दफ़ा पार्लियामेंट की बालादस्ती इस्टेब्लिश हो जाती है और ये जुडिशल एक्टिविज़म ख़त्म हो जाता है कि आप पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन का जायज़ा लेना शुरू कर दें, पार्लियामेंट से सुप्रीम इदारा बनकर, और कहें कि नहीं हम हर कानून का जायज़ा लेंगे कि ये ठीक है, ये गलत है, तो फिर तो पार्लियामेंट एक सबॉर्डिनेट इदारा बन जाता है और कानूनदान भी डरने लग जाते हैं कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर इस्टेब्लिशमेंट है, फिर फ़ौज है। लेकिन अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जमहूरियत का कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और बाकी सब उसके नीचे हैं, एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर कानूनदान में भी जुर्रत आ जाएगी, जो कानून बनाने वाले हैं उनको समझ आ जाएगी कि हम सुप्रीम हैं। अभी तो वो डरते हैं कि सुबह सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा कि आपने ये क्या कानून बनाया है। सू मोटिव ही चीफ जस्टिस का मान नहीं है, सू मोटिव से तो पूरा मुल्क चला लेते हैं, हुकूमत नाअहल कर देते हैं, जाए वज़ीर-ए-आज़म घर भेज देते हैं। तो जुडिशल एक्टिविज़म की मौत होनी चाहिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। राइट, पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। इससे कानून साजों के बीच में खौफ में कमी आएगी। अब ये देखना है कि ये खौफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का खौफ है उसमें कमी आएगी, या जो हमारे जर्नलों का खौफ है उसमें भी कमी आएगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और हम सियासी मैदान से अब खेल की मैदान की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट पे इस प्रोग्राम में तो हमने बहुत कम बात की है, लेकिन बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। एक तरफ तो वर्ल्ड कप के दौरान ही कप्तान बाबर आजम को हटाने की कोशिशें जारी है, दूसरी तरफ चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया है, और पाकिस्तान टीम की जो मुसलसल शिकस्त है वो तो ज़ाहिर है मायूस कुन तो है। लेकिन यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये जो डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं, ये जब शिकस्त होती है एक सफाया होना चाहिए, या ये कुछ अंदरूनी लड़ाई है उसकी वजह से आपको ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं? देखो अंदरूनी लड़ाई जो होती है ना क्रिकेट टीम्स की, ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है इसका। जब जावेद मियांदाद को कप्तान बनाया गया था तो उस वक्त इमरान खान और माजिद खान की सरबराही में पूरी की पूरी टीम ने उनकी कप्तानी के तहत खेलने से इनकार कर दिया था। बाकायदा मुज़ाकरात किए गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और फैसला ये हुआ था कि वो जो उस वक्त जारी सीरीज़ थी वो ख़त्म कर दी जाए और उसके बाद जावेद मियांदाद को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। सो कप्तान से नाला होना जो है वो तो हमें सामने में आता है, नज़र में आता है। लेकिन कप्तान से नाला होना जो है वो शिकस्त की वजह बन जाना, वो मेरा ख्याल है इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कोई खास दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि देखें उस वक्त की क्रिकेट, जिस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ जावेद मियांदाद की कप्तानी और उनके खिलाफ बगावत का, वो निस्बतन एक सादा सी जिंदगी होती थी। क्रिकेट में मुकाबले की लगन होती थी, जीत की लगन होती थी, और अपने कौमी फ़ख्र और अपनी टीम की बेहतरी और उसकी मशहूरी के लिए क्रिकेट खेली जाती थी। खेल से खास किस्म का लगाव होता था। आज अगर आप क्रिकेटर्स को देखते हैं ना तो उनके ऊपर इतने किस्म के प्रेशर्स हैं। आप देखें कौन सा क्रिकेटर है जो इस वक्त शोबिज़ में नहीं है। कोई वॉशिंग पाउडर बेच रहा है, कोई टायर बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई तौलिया बेच रहा है। सो अब वो फाइनेंशियल प्रेशर्स भी इतने बढ़ गए हुए हैं क्रिकेटर्स के ऊपर कि उनको मैनेज करने के लिए जिस तरह का डिसिप्लिन चाहिए, स्पोर्टिंग डिसिप्लिन चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। और ख़ास तौर पर इंज़माम उल हक साहब की सरबराही में तो कभी भी हमने वो नहीं देखा। अजीब व गरीब उनकी वजूहात होती हैं उनके फ़ैसलों की, और जब भी वो टीम उनके हाथ लगी है उसका कोई अच्छा ही नहीं हुई है। तो दुआ यही की जा सकती है कि एक किरदार चला गया, अब ये कप्तानी का मामला भी जल्द हल होगा। उन पर तो इल्ज़ाम है कि उनकी कंपनी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो तहकीकात शुरू कर रहा है पीसीबी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आप समझते हैं कि इंज़माम का दुरुस्त फैसला है, बाबर को भी अगर हटाया जाए तो ये भी दुरुस्त फैसला होगा मिड वर्ल्ड कप? But again, I will give you the example of Ian Botham, इंग्लिश क्रिकेट टीम के और दुनिया के मायानाज ऑलराउंडर्स थे। उनको कप्तान बनाया गया, कप्तानी तो उनसे हुई नहीं, अपना फॉर्म उनका बिल्कुल बर्बाद होकर रह गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज जो कि बड़ी प्रीमियम सीरीज होती है, वहाँ पे मिड सीरीज उनको तब्दील किया गया, माइक ब्रेयरली को वापस लाया गया, और वो सीरीज जिसके पहले 2 मैच इंग्लैंड हार चुका था, वो सीरीज इयन बोथम की अपनी
बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से इंग्लैंड ने वो सीरीज जीत ली है। मैं नहीं समझता हूँ कि मिड सीरीज कैप्टन हटाना जो है वो कोई मसला होता है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, भी इसके बारे में थोड़ा सा जरूरी भी है, जरूरी भी है। मुजम्मिल, कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि इस वक्त पीसीबी जो जिम्मेदारी है इस वक्त टीम की कारकर्दगी की, वो प्लेयर्स पे डाल रहा है, कैप्टन पे डाल रहे हैं, चीफ सिलेक्टर पे डाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं, सही है ये तासुर या गलत है? उन्हीं पर डालना चाहिए। और अगर एक कंपनी के पास 8 प्लेयर साइंड हैं और वो कंपनी चीफ सेलेक्टर की है और उसने उस कंपनी के साथ जिन 8 लोगों ने प्लेयर्स ने मुआहदा किया हुआ है उनको टीम में रख लिया है, तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो नैब का केस है। अगर आपका रिजवान भी उससे साइंड है, बाबर आजम भी साइंड है, शाहीन अफरीदी भी साइंड है, सारे उस कंपनी के मुलाजिम हैं और जो चीफ सेलेक्टर भी जो जिस कंपनी का मालिक है, तो फिर पीसीबी तो ख़त्म हो गया। उस कंपनी की हुकूमत हुई की टीम हुई, ये तो उस कंपनी की टीम है जो खेल रही है। ये को पीसीबी की या पाकिस्तान की टीम तो नहीं खेल रही है, तो वो तलहा साहब की टीम खेल रही है, जो ब्रोकर एजेंट हैं, जिनके आगे ये सब मुलाजिम हैं और ये सब उनके मुलाजिम खेल रहे हैं। को पाकिस्तान के बेटे तो नहीं खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ। और अगर ये ऐसा है कि एक कंपनी जिसके में चीफ सेलेक्टर मौजूद है, जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन मौजूद है, उन्होंने अपने को वर्कर्स को अपने साथ टीम में रख लिया है और हमारा वर्ल्ड कप स्टेक पे लगा लिया है, तो ये तो बहुत बड़ी इंक्वायरी है और मैं समझता हूँ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए और सेट टू टास्क होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा प्लेयर है, लेकिन ना 5 माह से ये लोग नहीं साइन कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने प्लेयर पावर से पीसीबी को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये अब स्कैंडल आया ना, कल कलकत्ते में ही साइन कर दिए इन्होंने, जान निकल गई इनको समझ आ गई कि हमारी गिच्ची पकड़ी गई है। जो ये साइन करके नहीं जा रहे थे कि हम नहीं साइन करेंगे, वो इन्होंने कलकत्ते में साइन कर दिए क्योंकि इनको पता था कि अब हम पकड़े गए हैं, अब हम बोर्ड को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में नहीं है। जान इनकी निकल गई, वरना ये लाहौर में तो साइन करके नहीं जा रहे थे वर्ल्ड कप से पहले ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। उसूली बुनियादों पर इंजमामुल हक ने इल्जामात की वजह से इस्तीफा नहीं दिया, डर गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको भी मिड सीरीज यानी ये वर्ल्ड कप, अगर वो उस कंपनी में मुलव्वस हैं, अगर वो उस कंपनी के साथ हैं, रिजवान जितने भी लोग उस कंपनी में हैं, दे ऑल शुड बी सेट टू टास्क, क्योंकि ये तो मोनोपोली हो गई ना एक कंपनी की। उसने पीसीबी को भी ब्लैकमेल किया हुआ था। तो मैं समझता हूँ जो भी उस कंपनी से साइंड था और वो इस बुनियाद पर टीम में था कि आप वो कंपनी साइन करेंगे तो आपके लिए टीम के रास्ते खुल जाएंगे। अभी तो यही नज़र आ रहा है ना कि आप वो साइन कर लें तो आपके लिए टीम के रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर कोई कंपनी ने हाईजैक की हुई थी पाकिस्तान की टीम के, आप पहले उस कंपनी को साइन करें, अपने राइट्स उस कंपनी को दे दें लीग्स के, तो फिर आपके लिए पाकिस्तान क्रिकेट के रास्ते खुल जाएंगे। तो फिर ये कोई ठीक काम हो रहा था। अगर इसमें रिजवान साहब जो हमारे वैसे तो बड़े दीनदार बनते हैं, लेकिन अगर वो इस कंपनी के वाकई शेयर होल्डर हैं लंदन में और की टीम के भी वाइस कैप्टन हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, बराह रास्त मतलब आप वाइस कैप्टन भी हैं और आप उस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, तो आप तो पीसीबी से ज़्यादा मजबूत हो गए। फिर तो हमें समझ आ गई कि सर और कोई विकेट कीपर टीम में क्यों नहीं आ सकता था आपकी बजाय, क्योंकि आपकी कंपनी थी जिसके साथ मुलाजिम है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया सामने। आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहती हूँ। अब इस टीम के बारे में जाहिर है इस वर्ल्ड कप में तो बहुत मायूसी हुई है, लेकिन यही कहा जाता था बड़ी होलसम टीम है, बड़ी अच्छी टीम है, इकट्ठा खेलते हैं। तो ये आपको लगता है ये पहला स्कैंडल है, ये जो इस वक्त मौजूदा जो ये टीम का सेटअप है बाबर आजम के अंडर है, ये पहला ऐसा बड़ा स्कैंडल है जो इस इनका पॉपुलैरिटी मुतासिर कर सकता है? क्विकली यस और नो। जी मुजम्मिल। मुझे लगता है इनके वैसे बहुत सौ के कैरियर ख़त्म कर देगा ये। अच्छा, आमिर हो जाएंगे, ये बैन हो जाएंगे इसमें। हाँ आमिर साहब, इससे पहले देखें, मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद भी आपको टीम रीबिल्ड करनी पड़ेगी, अब भी आपको वही करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आमिर और मुजम्मिल। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।